और चलिए अब शुरुआत करते हैं खबरों की। ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने सहसपुर के गाजियावाला में रीप परियोजना और एनआरएलएम के संयुक्त बजट फंडिंग के माध्यम से वीरांगना क्लस्टर के नवनिर्मित ग्रेडिंग, सोर्टिंग और पैकेजिंग यूनिट का शुभारंभ किया है। इस दौरान मंत्री ने महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन भी किया। आपको बता दें कि ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि आज महिलाएं स्वावलंबी बनने के लिए इसी के साथ साथ आत्मनिर्भर बनकर अपनी आजीविका का सृजन कर रही हैं। उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत प्रदेश के सभी 95 विकास खंडों में चरणबद्ध तरीके से योजना को संचालित किया जा रहा है। योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में गरीब परिवारों का क्षमता और कौशल विकास कर उन्हें सतत आजीविका संवर्धन के साथ उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करना है। उन्होंने बताया कि राज्य के जसपुर, सहसपुर, जोशीमठ और धारचूला विकास खंडों में 5000 महिला किसानों को ऑर्गेनिक खेती से जोड़कर कार्य किया जा रहा है। महिला समूहों के उत्पादों को प्रोसेसिंग और मार्केटिंग के लिए 24 ग्रोथ सेंटरों की स्थापना भी की गई है। वहीं उन्होंने कहा कि उत्तराखंड जैविक उत्पाद परिषद के तकनीकी सहयोग से ऑर्गेनिक फार्मिंग का कार्य भी किया जा रहा है। पत्र से बंदीनी राशि में मुझे दी तो मैंने बहन से पूछा, मैंने कहा बेटा ये तुम बना रहे हो तो तुम्हारी कोई कमाई भी होती है? क्योंकि भोजपत्र को ढूंढने पहले जंगल में जाएंगे और अभी तक हम 93 लाख बहनों को बना चुके और जिस रात से हमारे अधिकारी काम के पास काम कर रहे हैं हम बच्चे आगे जाने वाले। बहन मेरे पास आई तो उसको मना नहीं किया, मैंने पहले तो मना किया तो उसने कहा हम वहां से आए। और मैं तो ये देखता हूं कि हमारी प्रदेश की पूरी इकोनॉमी। और अब बड़ी खबर सामने आ रही है देहरादून से, जहां पर केदारनाथ उपचुनाव को लेकर के बीजेपी ने कमर कस ली है। तो बड़ी जानकारी आपको दे दें, केदारनाथ उपचुनाव को लेकर के जहां पर बीजेपी ने इसके लिए कमर कस ली है। कैबिनेट मंत्री और पार्टी पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंप दी गई है। बीजेपी ने नियुक्त किए विधानसभा प्रभारी और संयोजक। प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी को विधानसभा प्रभारी और विधायक भरत चौधरी को दी गई विधानसभा संयोजक की जिम्मेदारी। विधानसभा सह संयोजक की चंडी प्रसाद भट्ट और विधानसभा समन्वयक राज्य सहकारी बैंक अध्यक्ष दान सिंह रावत को सौंपी जिम्मेदारी। कैबिनेट मंत्रियों और वरिष्ठ नेताओं को सौंपी मंडल प्रवासी कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा, सतपाल महाराज, रेखा आर्या, सुबोध उनियाल और गणेश जोशी को भी दी गई केदारनाथ उपचुनाव जिताने की अहम जिम्मेदारी। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। केदारनाथ उपचुनाव को लेकर के अब पार्टी तैयार है, बीजेपी कमर कस ली है और पार्टी पदाधिकारियों को इसके लिए जिम्मेदारी भी सौंप दी गई है, यानी प्रभारी और संयोजक की नियुक्ति कर दी गई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने केदारनाथ उपचुनाव को लेकर के पूर्व से ही अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बूथ स्तर पर पहले से ही कार्य किया जा रहा है। क्योंकि आज आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष माननीय महेंद्र भट्ट जी के निर्देश पर हमारे केदारनाथ उपचुनाव को लेकर के प्रभारी और सह प्रभारी की भी नियुक्ति की गई है। हमारे प्रदेश के महामंत्री आदरणीय आदित्य कोठारी जी को प्रभारी और रुद्रप्रयाग क्षेत्र के विधायक आदरणीय भरत चौधरी जी को सह प्रभारी बनाया गया है। इसके साथ ही हमारे केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में 5 भारतीय जनता पार्टी के मंडल हैं। उन 5 मंडलों में हमारे एक कैबिनेट मंत्री को जिम्मेदारी दी गई है। इसमें वहां के जो प्रभारी हैं हमारे प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा जी, आदरणीय सतपाल महाराज जी, आदरणीय सुबोध उनियाल जी, आदरणीय गणेश जोशी जी और आदरणीय रेखा आर्या जी को भी एक मंडल की वहां पर जिम्मेदारी दी गई है। और काशीपुर में बीजेपी सदस्यता अभियान को लेकर के विधायक त्रिलोक सिंह चीमा के कॉर्पोरेट ऑफिस में प्रदेश की केंद्रीय राज्य मंत्री रेखा आर्या ने आज शिरकत की। इस दौरान सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने मोबाइल ऐप के द्वारा बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। केंद्रीय राज्य मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि ये अभियान जो है वो पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशन पर चलाया जा रहा है और बहुत तेजी से बीजेपी के सदस्य के तौर पर लोग जुड़ रहे हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री रेखा आर्या ने जनता से अनुरोध किया कि बीजेपी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 मोबाइल नंबर पर मिस्ड कॉल आप देकर के सदस्य बन सकते हैं। और इस दौरान सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ अन्य लोगों ने मिस्ड कॉल देकर बीजेपी का दामन थामा है।
भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान का निश्चित रूप से काशीपुर जिले से जो संगठनात्मक रूप से बना है, वहां से आज शुरुआत करने का मुझे अवसर मिला। मैं अपने संगठन का धन्यवाद करती हूं कि मुझे यहाँ की जिम्मेदारी दी गई है और मुझे खुशी है कि आज जो है माननीय विधायक चीमा जी को यहाँ पर सदस्यता दिलाई गई है और हमारे पूर्व विधायक उनको भी यहाँ पर सदस्यता चीमा जी को दिलाई गई है और हमारे ऐसे बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने आज जो है सदस्यता अभियान से डिजिटली जुड़कर अपने आप को सदस्य करार दे दिया है। और मैं मानती हूं कि सदस्यता अभियान का जो लक्ष्य है कि हमारे चाहे वो काशीपुर का हो, हमारे प्रदेश का हो, हर एक जन जो है भारतीय जनता पार्टी से जुड़े, तो उस अभियान को जो है विस्तारित करने का जो है आज यहाँ से आगाज हो चुका। और यहाँ पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार किसानों की समृद्धि के लिए संकल्पबद्ध है। राज्य सरकार ने स्टाम्प शुल्क में प्रदेश के किसानों को बड़ी राहत दी है। कृषि कार्यों के लिए 5 लाख रुपए तक के ऋण पर किसानों को अब स्टाम्प शुल्क अदा नहीं करना होगा। पहले ये सीमा 3 लाख रुपए थी, जिसे बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। इस फैसले से किसान बेहद खुश नजर आ रहे हैं। जो ऋण जो पहले उपलब्ध होता था वो केवल 3 लाख का उपलब्ध होता था, जिस पर कोई किसी तरह का शुल्क नहीं लिया जाता था, और अब लिमिट है उसकी बढ़ा करके उन्होंने 5 लाख तक का कर दिया है, जिस पर कोई स्टाम्प शुल्क अब नहीं है। तो मैं उत्तराखंड सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूँ। सरकार के द्वारा जो महिला किसानों को जो सहायता मिल रही है वो सभी बहनों के लिए लाभदायक है, चाहे उसमें बिना ब्याज का लोन हो, चाहे उपकरण खरीदने के लिए जो सहूलियत दी जा रही है उसमें भी छूट दी जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने किसानों के हित में कई फैसले लिए हैं। अब खेतों की सिंचाई के लिए नहरों के पानी पर लगने वाला सिंचाई कर भी माफ कर दिया गया है। किसानों को 3 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के उपलब्ध कराया जा रहा है। फार्म मशीनरी बैंक योजना के तहत कृषि उपकरण खरीदने पर 80% तक सब्सिडी दी जा रही है। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में 2,30,000 हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती की जा रही है। सरकार ने मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए पहली बार मंडुए का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया है, जबकि गन्ने का राज्य परामर्शित मूल्य यानी SAP भी 20 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है। प्रदेश में गेहूं खरीद पर किसानों को MSP पर 20 रुपए प्रति क्विंटल का बोनस दिया जा रहा है। PM किसान सम्मान निधि के तहत आज राज्य के करीब 8 लाख किसान लाभान्वित हो रहे हैं। धामी सरकार का ये है संकल्प, सुखी रहे किसान, समृद्ध बने उत्तराखंड। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर हरिद्वार से सामने आ रही है, जहां पर नई दिल्ली से हरिद्वार पहुंचे हैं DGP अभिनव कुमार। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, जहां पर नई दिल्ली से DGP अभिनव कुमार हरिद्वार पहुंचे हैं। रानीपुर मोड़ पर हुई डकैती की घटना को लेकर सख्त दिखे DGP अभिनव कुमार। घटनास्थल पर पहुंचे अभिनव कुमार, ज्वेलर्स मालिक से ली घटना की पूरी जानकारी। ज्वेलर्स मालिक को दिया जल्द खुलासे का आश्वासन। कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की। वहीं DGP के पुलिस अधिकारियों को कड़े निर्देश देखने को यहां पर मिले। घटना का जल्द होगा खुलासा। अपराधी हो सलाखों के पीछे, अपराध नियंत्रण के लिए बनाए आपसी समन्वय, बड़े स्तर पर चलाए सत्यापन अभियान। घटना की गंभीरता को लेकर अधिकारी करे कार्य, DGP अभिनव कुमार का ये कहना है। वही घटना में शामिल अपराधियों से मिले अहम सुराग, जल्द ही होगा घटना का खुलासा। तो सख्त दिखे हैं अभिनव कुमार DGP इस पूरे मामले पर। और नई दिल्ली से जो है DGP अभिनव कुमार हरिद्वार पहुंचे। रानीपुर मोड़ पर जो डकैती हुई थी उस घटना को लेकर सख्त दिखे और घटनास्थल पर खुद पहुंचे। ज्वेलर्स मालिक से पूरी इस मामले में जानकारी भी दी और साथ ही जल्द मामले को सुलझाने का आश्वासन भी दिया। ये जो घटना हुई है रविवार को, ये निश्चित रूप से इस साल की सबसे बड़ी आपराधिक घटनाओं में से एक है। ये जो हरिद्वार में जो डकैती पड़ी है, और इसको हम लोग बहुत एक चुनौती के रूप में बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल स्वयं शाम को इस बारे में एक मीटिंग ली, जिससे मैं भी VC के माध्यम से दिल्ली से जुड़ा था, और उसमें उन्होंने इस घटना के बारे में अपनी चिंता प्रकट की। और में अभी तक जो हमको सुराग मिले हैं
उनके बारे में मेरे को जानकारी देना उचित नहीं होगा। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि हमारी उत्तराखंड सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारा पूरा पुलिस विभाग इस घटना को बहुत गंभीरता से ले रहा है और विशेष रूप से पुलिस डिपार्टमेंट के लिए और हमारे जनपद हरिद्वार की पुलिस के लिए ये एक चुनौती है। और लेकिन ये चुनौती भी है और एक अवसर भी है ये हमें ये दिखाने का कि बाहर के से आने वाले अपराधी ये ना समझे कि उत्तराखंड किसी भी तरह से, देखिए ये देवभूमि है और यहाँ हम नॉर्मली आने वाले सभी पर्यटकों का और तीर्थयात्रियों का स्वागत करते हैं, लेकिन इस प्रकार के जो दुस्साहस करेंगे, जो बदमाश चाहे हमारे पड़ोसी राज्य के हों, कहीं से भी आए हों, तो उनका भी हमें पुलिसिया ढंग से स्वागत करना आता है। और इसमें हमने अपनी बेस्ट टीम लगा रखी है, हरिद्वार पुलिस के अफसरों की भी और हमारी एसटीएफ की भी। हम इसमें पड़ोसी राज्यों की पुलिस से भी मदद ले रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि निकट भविष्य में इस घटना का सही खुलासा भी होगा, हम रिकवरी भी करेंगे और आगे इस प्रकार की घटनाओं की रोकथाम के लिए हमें और क्या करना है इसके लिए भी सार्थक प्रयास करेंगे। मेनली मौका देखने की, यही समझने के लिए आया था कि किस तरह से घटना को अंजाम दिया गया। और कई बार कई सारी चीजें होती हैं जो आप मतलब अधिकारियों से सेकंड हैंड बात करके नहीं समझ पाते हैं। मेरा मानना यह है कि फर्स्ट हैंड मौका मुआयना का अपना इंपॉर्टेंस रहता है। तो और यहाँ पे जो जिनकी दुकान में ये घटना हुई उनसे भी मैंने बातचीत की। और जनपद देहरादून में फर्जी पत्रकारों की अब खैर नहीं होगी। एसएसपी अजय सिंह ने फर्जी पत्रकारों को चिन्हित करने के निर्देश सभी थाना कोतवाली प्रभारियों को दे दिए हैं। ऐसे फर्जी पत्रकार जो थाना कोतवाली और सरकारी दफ्तरों में मीडिया की हनक दिखाकर अधिकारियों को धौंस दिखाते हैं और असल में उनका मीडिया से कोई लेना देना नहीं है। इसके अलावा वाहनों पर फर्जी प्रेस लिखने वालों के भी जो है पुलिस चेकिंग के दौरान अब उनको पकड़ेगी और फर्जी पत्रकार और फर्जी रूप से प्रेस लिखवाने वाले लोगों पर पुलिस कानूनी कार्रवाई करेगी। एसएसपी अजय सिंह ने लोगों से फर्जी पत्रकारों की शिकायत पुलिस से करने की अपील भी की है, जिससे कि धूमिल हो रही पत्रकारों की छवि को बचाया जा सके। एसएसपी ने इस पूरे मामले में बताया कि मीडिया में न रहते हुए मीडिया के नाम का उपयोग करना सरासर गलत है, इसलिए पुलिस ने जो है फर्जी पत्रकारों के चिन्हीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी है। मुझे लगता है कि काफी सारे लोग जो प्रेस के नाम पर अनाधिकृत रूप से प्रेस लिखकर गाड़ियों पर लिखकर अपने उस पर चलते हैं या कहीं पब्लिक में कहीं चले जाते हैं और जहां पर अवैध रूप से कोई ऐसी डिमांड करने की बात आती है प्रेस के नाम से करते हैं, जिसमें कहीं ना कहीं हमारे मीडिया बंधुओं का नाम भी खराब होता है। ऐसे लोग भी पुलिस चिन्हित कर रही है कि जो मीडिया में ना होकर और मीडिया के ने बताकर अपने आप को प्रेस करनी और यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। संकल्प है सुशासन का, अंतिम छोर तक समाधान और निराकरण का। अंत्योदय के पथ पर संकल्पित है उत्तराखंड सरकार। देवतुल्य जनता के आशीर्वाद से बढ़ी डबल इंजन सरकार की रफ्तार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में एक मजबूत प्रदेश के निर्माण हेतु इकोनॉमी, इकोलॉजी, टेक्नोलॉजी, अकाउंटेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी पर जोर दिया जा रहा है। राज्य की जीएसडीपी में 25% की बढ़ोतरी उत्तराखंड की प्रगति को दर्शाता है। अब राजस्व को दोगुना करने की दिशा में तेजी से कार्य हो रहा है। उत्तराखंड के सीमांत जनपदों में तेजी से हो रहा है स्मार्ट विलेज का निर्माण। वोकल फॉर लोकल पर आधारित योजनाएं स्थानीय लोगों के लिए स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कर रही हैं। होम स्टे योजना से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है और बने हैं इको टूरिज्म डेस्टिनेशन के नए कीर्तिमान। तकनीकी के क्षेत्र में नए विश्वविद्यालयों की स्थापना, एम्स सैटेलाइट सेंटर और नए कॉलेजों की स्थापना और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत युवाओं के प्रशिक्षण पर खासा जोर दिया जा रहा है। भ्रष्टाचार की शिकायतों को दर्ज करने के लिए 1064 ऐप, देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून, अपनी सरकार पोर्टल, ई कैबिनेट, सीएम डैशबोर्ड, सीएम हेल्पलाइन नंबर 1905 और सेवा का अधिकार उत्तराखंड सरकार की जनता के प्रति जवाबदेही तय करता है। उत्तराखंड सरकार का वचन है सबका साथ,
सबका विकास और सबका प्रयास। अब सशक्त उत्तराखंड के निर्माण से बदल रही है तस्वीर, संवर रही है तकदीर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब एक बड़ी खबर सामने आ रही है बारिश को लेकर, जहां पर पहाड़ों से लेकर के मैदान तक पूरा बारिश का सिलसिला पूरे प्रदेश भर में जारी है। देहरादून में देर रात से लगातार झमाझम बारिश हो रही है। देहरादून समेत 4 जिलों में बारिश का अलर्ट एक बार फिर से जारी कर दिया गया है। देहरादून, बागेश्वर, नैनीताल और चंपावत जिले में भारी बारिश का येलो अलर्ट है। उधर अन्य जनपदों में भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। बारिश से जगह जगह हो रहा जलभराव और भूस्खलन। घरों में पानी घुसने की वजह से लोगों का जरूरी सामान पानी में जलमग्न हो गया है। बारिश से कई सड़कें बंद हैं। सड़कों को खोलने के लिए लगाई गई जेसीबी मशीनें। नदी नाले, रफे बहाव क्षेत्र और जलभराव वाले इलाकों में जो है लोगों से दूरी बनाने के लिए कहा गया है। मौसम विभाग ने संवेदनशील इलाकों में सतर्कता बरतने की लोगों से अपील भी की है। पहाड़ की यात्रा करने वाले लोगों से विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। तो लगातार क्योंकि बारिश का दौर जारी है, ऐसे में एक बार फिर से 4 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। देर रात से देहरादून में झमाझम बारिश का दौर जारी है। और उधर मुनिकीरेती थाना क्षेत्र के अंतर्गत मकान मालिक अपने किराएदारों का सत्यापन कराने के लिए तैयार नहीं है। बार बार चेतावनी देने के बाद भी मकान मालिकों ने पुलिस की बात नहीं मानी है। इसलिए पुलिस ने 4 टीमों का गठन करके चेकिंग अभियान चलाया है, जिसमें आपको बता दें कि 68 मकान मालिक बिना पुलिस सत्यापन के किराएदार रखे हुए पकड़े भी गए हैं। पुलिस ने सभी मकान मालिकों को फटकार लगाते हुए जल्द से जल्द किराएदारों का सत्यापन कराने के निर्देश दिए हैं। मौके पर 6,80,000 रुपए का जुर्माना भी मकान मालिकों पर पुलिस ने लगाया है। उधर इंस्पेक्टर रितेश शाह ने मामले में बताया कि एसएसपी नवनीत सिंह के निर्देश पर वरिष्ठ उप निरीक्षक योगेश पांडे, चौकी प्रभारी किशन देवरानी, आशीष शर्मा और प्रदीप रावत के नेतृत्व में 4 टीमों ने थाना क्षेत्र के अलग अलग इलाकों में चेकिंग अभियान चलाया है। जल्द ही थाना क्षेत्र के अन्य इलाकों में भी अभियान चलाया जाएगा ये। और इंस्पेक्टर ने लोगों से जो है पुलिस की कार्रवाई से बचने के लिए किराएदारों और दुकानों पर काम करने वाले कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन करने की अपील की है। और तीर्थ क्षेत्र ऋषिकेश में शराब की अवैध बिक्री और तस्करी रोकने के लिए आबकारी विभाग निष्क्रिय है। यही वजह है कि शहर में शराब की अवैध बिक्री और तस्करी लगातार हो रही है। दिखावे के लिए छोटे तस्करों को पकड़ा गया, लेकिन बड़े तस्करों पर आज तक कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई है। जबकि शहर में शराब की अवैध बिक्री और तस्करी रोकने के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदारी आबकारी विभाग की है, लेकिन आबकारी विभाग बड़े तस्करों पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है? इसको लेकर आबकारी विभाग की कार्यशैली पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। जबकि पुलिस के पास कानून व्यवस्था के साथ ही अन्य कई प्रकार की जिम्मेदारियां हैं, लेकिन बावजूद इसके पुलिस शराब तस्करों पर कार्रवाई कर रही है। शराब तस्करों पर एक्शन नहीं लेने वाली एसओजी देहात सहित 48 पुलिसकर्मियों के ट्रांसफर एसएसपी अजय सिंह ने कर दिए हैं। अब ऐसे में सवाल यह है कि आखिरकार ऐसा कौन सा लाभ है जिसके लिए जो है या फिर जिसकी वजह से आबकारी विभाग शराब तस्करों पर कोई भी कार्रवाई नहीं कर पाया। तीर्थनगरी के लोगों की नजरें अब राज्य के मुख्यमंत्री पर इस बात को लेकर जमी है कि निष्क्रिय आबकारी विभाग के अधिकारियों पर और कर्मचारियों पर कार्रवाई कब होगी, जिससे कि तीर्थनगरी को शराब की अवैध बिक्री और तस्करी से निजात मिल सके। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ कमल शर्मा, ब्यूरो चीफ उत्तराखंड से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं और दीपक नारंग, संवाददाता ऋषिकेश से हमारे साथ जुड़ गए हैं। पहले दीपक, आपका रुख करना चाहूंगी, ये मामला क्या चल रहा है कि छोटे तस्करों की गिरफ्तारी तो हो रही है, लेकिन जो बड़े पैमाने पर इस घिनौने काम को अंजाम दे रहे हैं उन पर आबकारी विभाग कोई एक्शन नहीं ले रहा है। क्या जानकारी आपके पास इस पर है? देखिए, तीर्थ नगरी जो है वो एक ड्राई एरिया है और यहाँ पर शराब की बिक्री और तस्करी पे जो है बहुत पहले से लगाम लगाई जा चुकी है कि यहाँ पर जो है किसी भी प्रकार से ना हो। लेकिन अवैध शराब की बिक्री और तस्करी जो है वो लगातार यहाँ पर जो है वो चोरी छिपे की जा रही है, जिसके अंदर देखा यह जा रहा है
कि जो आसपास के जो ठेके हैं वहां से यहाँ माल लाया जाता है और यहाँ पे सप्लाई किया जाता है। यहाँ पर पुलिस तो जो है वो जितने भी शराब की अवैध बिक्री तस्करी होती है उनके खिलाफ कार्रवाई करती हुई दिखाई देती है। लगातार उसके फैसलों डिटेल्स भी मिलते हैं, लेकिन देखने में ये आया है कि आबकारी विभाग की टीम जो है वो यहाँ पे निष्क्रिय दिखाई देती है। यहाँ पर जितने भी शराब के तस्कर है उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं होती, जिससे जनता के अंदर एक आक्रोश देखने को मिल रहा है यहाँ पे लगातार कि शराब की अवैध बिक्री पे और तस्करी पे जो है यहाँ पे लगाम नहीं लगाई जा रही है। इसमें सीधे सीधे पे जो जिम्मेदारी है वो आबकारी विभाग की है, क्योंकि इसका गठन इसीलिए किया गया है कि जहां पर भी शराब की अवैध बिक्री हो, अवैध तस्करी की जा रही है, उस पर आबकारी विभाग एक्शन ले, उन तस्करों को गिरफ्तार करे, उनको सलाखों के पीछे पहुंचाए, उनके जो वाहन होते हैं उनका जब्तीकरण करे। लेकिन ऐसा यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है, इसलिए लोगों में रोष है। हालांकि पुलिस जो है यहाँ पे अपनी कार्रवाई लगातार कर रही है, लेकिन फिर भी कमी शराब की कार्रवाई जो है कम होने पर एसएसपी अजय सिंह काफी गंभीर नजर आ रहे हैं। उन्होंने एसओजी बिहार की टीम को मिलाकर लगभग 48 जो पुलिसकर्मी है उनका जो है यहाँ से ट्रांसफर इसी बात को लेकर किया है कि यहाँ पर शराब के ऊपर प्रभावी कार्रवाई हो सके। लेकिन आबकारी विभाग की टीम अभी भी यहीं पे डटी हुई है और उसके ऊपर अभी तक सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार जो शराब के बड़े तस्कर हैं, जो शहर में बड़े पैमाने पर बिक्री और तस्करी करते हैं, उन पर आबकारी विभाग एक्शन क्यों नहीं ले रहा है? क्योंकि देखने में आता है कि छोटे मोटे 1 पेटी, 1.5 पेटी, 2 पेटी वालों को गिरफ्तार किया जा रहा है, लेकिन जो बड़ा माल लेकर के आ रहे हैं उन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो ऐसे में लोगों की नजरें अब जो है वो मुख्यमंत्री पर टिकी हुई है कि वो इसमें एक्शन ले, ताकि आबकारी विभाग की टीम जो है यहाँ पे बड़े तस्करों पर कार्रवाई करे, जिससे कि तीर्थ नगरी को जो नशा मुक्त बनाना है या यहाँ पे जो तस्करी की और बिक्री पर जो रोक लगी है उसको कायम रखा जा सके। क्योंकि यहाँ पे जो से भी शराब आती है, तस्करी होती है, बिक्री होती है, उससे कहीं ना कहीं युवा पीढ़ी जो है वो यहाँ पे बर्बाद हो रही है और यहाँ पे लोगों के अंदर गुस्सा भी है, क्योंकि तीर्थ क्षेत्र होने के साथ साथ यहाँ पे चारधाम यात्रा का प्रवेश द्वार है और लोग भी आते हैं, तो उसमें जो है यहाँ का एक जो छवि जो है वो खराब हो रही है। तो अब लोगों की नजरें जो है मुख्यमंत्री पर बनी है कि कब इसमें एक्शन होगा, कब यहाँ पे शराब की अवैध बिक्री और तस्करी रुकेगी, क्योंकि जब तक बड़े तस्करों पर कार्रवाई नहीं होगी तब तक जो है यहाँ पर शराब की अवैध बिक्री और तस्करी को रोकना बहुत मुश्किल होगा। तो अब देखना यह है कि आबकारी विभाग कब एक्टिव होती है और कब बड़े तस्करों पर कार्रवाई करके लोगों को जो है शराब की बिक्री और जो तस्करी हो रही है उस पर रोक लगाने का संदेश देती है। फिलहाल एसएसपी अजय सिंह जो पुलिस में है उनका तो साफ कहना यह है कि किसी भी प्रकार से तस्करी को रोकने का पूरा निश्चित तौर पर, और ये रुकना भी चाहिए, क्योंकि कंवल जी जैसा कि ये बता रहे हैं, दीपक जी जिस तरीके से यहाँ पर पूरा एक तरीके से खेल ही इसको कहेंगे, क्योंकि ये राजस्व के लिहाज से भी ठीक नहीं है, इससे सीधे से सरकार को राजस्व का नुकसान भी होगा, क्योंकि ड्राई जोन है इस वजह से भी, तीर्थ नगरी है इस वजह से भी, और युवा पीढ़ी के लिए भी ये बिल्कुल सही नहीं है, वो सीधी सी बात है। लेकिन क्या लगता है इसमें किसी तरीके की कोई मिलीभगत इन बड़े तस्करों के आबकारी विभाग के साथ होने के संकेत है, जिसकी वजह से ये बड़े तस्करों पर कार्रवाई नहीं हो रही है? हाँ, ज्योति कहें तो ऋषिकेश जो एक तीर्थ नगरी कहा जाता है यहाँ पर, और ये ड्राई एरिया है, लेकिन जगह जगह यहाँ शराब दिखती है। जो ड्राई एरिया का जो नियमों का पालन है वो बिल्कुल तरीके से नहीं हो रहा है। अभी हम कहें कि पिछले कुछ दिनों की बात करें, लगभग 10-15 दिन से यहाँ पर लगातार जो यहाँ के स्थानीय यूट्यूब चैनल के जो पत्रकार लोग हैं उन्होंने लगातार यहाँ पर एक अभियान शराब के खिलाफ, जो अवैध शराब है उसके खिलाफ चला रखा था, और कहीं जगह उन्होंने पुलिस को वो भारी मात्रा में शराब भी पकड़वाई है। साथ ही अभी हम कहें 2 दिन पुरानी अगर बात करें तो शराब तस्कर के यहाँ ये लोग पहुंचे थे, जहां आपस में काफी मारपीट का मामला भी निपट गया और एक दूसरे के खिलाफ यहाँ पर मुकदमे दर्ज हुए हैं, और एक जो यूट्यूब के पत्रकार थे वो हॉस्पिटल में भी एडमिट है। इसको लेकर बड़ा यहाँ पर तीर्थ नगरी में बड़ा उफान हुआ, पूरी जनता में आक्रोश फैल गया, नारेबाजी हुई, रोड्स ब्लॉक हुई, काफी हंगामे, और उसके बाद कप्तान जो एसएसपी है वो यहाँ पर आए। उन्होंने जब पूरी समीक्षा करी तो जितने पुराने यहाँ पर पुलिस के लोग थे उन सबको हटा दिया गया। पर सबसे बड़ी बात विडंबना यह है, ये काम आबकारी विभाग का है, जिनके पास इसके अलावा कोई काम नहीं, उनका काम यही होता है कि आप जो अवैध बिक्री है उसको रोका सके। लेकिन जो आबकारी विभाग है यहाँ का बिल्कुल शून्य है, नदारद है, कोई कार्रवाई नहीं करता है, और पुलिस का काम जो है, जो आबकारी काम है वो पुलिस कर रही है। तो कहीं ना कहीं इनके खिलाफ एक जब इतनी बड़ी कार्रवाई है तो कहीं ना कहीं आबकारी विभाग की बहुत बड़ी कार्रवाई, और जब तक आबकारी विभाग इसके लिए नहीं जागेगा तो अकेले सिर्फ लोगों के स्तर से ये सुधरना बहुत मुश्किल होगा। फिलहाल बहुत धन्यवाद आप दोनों का इस खबर पर तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देवभूमि उत्तराखंड की खबरें देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार। क्या आप खाते पीते तो बहुत हैं,